तो कहानी की शुरुआत में हम एलन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक इंश्योरेंस ब्रोकर था और अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलने में लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी मैरी उसे कॉल करके याद दिलवाती है कि हमें एक घर देखने के लिए जाना है। उस पर एलन तुरंत ही अपनी कार में बैठकर इसको घर दिखाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी और एक रियल एस्टेट एजेंट फ्रैंक को देखते हैं। वो उसी घर के बाहर एलन का इंतजार कर रहा था। एलन के वहाँ पहुँचते ही फ्रैंक उन दोनों को पुराना घर दिखाता है, जहां वो सबसे पहले उन्हें लिविंग रूम, फिर किचन और आखिर में बेडरूम दिखाता है। इसी दौरान बेडरूम की बालकनी से देखने पर मैरी को एक पुरानी कार दिखाई देती है, जिसके बारे में पूछने पर फ्रैंक कहता है कि उन लोगों के शिफ्ट होने से पहले ही मैं इस कार को यहाँ से हटवा दूंगा। जिसके बाद वो लोग कुछ देर और इस घर को अच्छे तरीके के साथ देखते हैं। ये घर काफी बड़ा था, जिसकी वजह से एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे इतने बड़े घर की जरूरत है भी या फिर नहीं, क्योंकि इतने बड़े घर में सिर्फ 2 लोग यानी एलन और उसकी पत्नी मैरी को ही रहना था। अब एलन को इस तरह कंफ्यूज देख फ्रैंक को लगता है कि शायद वो लोग इस घर को नहीं खरीदेंगे, इसलिए फ्रैंक उनसे कहता है कि मैं आपको इस घर के एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। वो उनको बताने लगता है कि दरअसल इस घर में एक ऐसी खासियत है जो दुनिया के किसी भी घर में नहीं है। इतना कहता हुआ वो एलन और मैरी को घर के बेसमेंट में जाने के लिए एक गड्ढे तक ले आता है, जिसे देखकर मैरी कहती है कि क्या तुम हमें सीवरेज दिखाने के लिए लाए हो। जिसके जवाब में फ्रैंक कहता है कि ये कोई सीवरेज नहीं है, बल्कि ये इस घर के बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता है और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। ये कहकर फ्रैंक उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, लेकिन मैरी वहाँ पर जाने से मना कर देती है, जबकि एलन फ्रैंक के पीछे चला गया था। लेकिन जब वो मैरी को अपने पीछे आता हुआ नहीं देखता तो वो मैरी से वहाँ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और मैरी को उसकी बात माननी पड़ती है। उसी वक्त पता नहीं फ्रैंक मैरी को उस दरवाजे को बंद करने को कहता है, जिसके जरिए ये लोग अंदर दाखिल हुए थे। वो कहता है कि ऐसा करने पर ही ये घर अपना असली कमाल दिखा पाएगा। जैसे ये लोग बेसमेंट में एंट्री करते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि पता नहीं कैसे वो बेसमेंट की जगह इस घर के फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच गए हैं। ये चीज देखकर मैरी और एलन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। यानी बेसमेंट का वो गड्ढा किसी तरह वर्म होल की तरह काम कर रहा था, जिसने उन सभी को बहुत ही रहस्यमयी तरीके से ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचा दिया था। यहाँ एलन नोटिस करता है कि ये सुबह का समय है, जबकि वो लोग शाम के समय इस घर को देखने के लिए आए थे। वहीं मैरी भी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थी कि आखिर बेसमेंट में जाने पर वो लोग ऊपर के फ्लोर में कैसे पहुंच गए। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद वो लोग किसी दूसरे घर में आ गए हैं, जिस पर फ्रैंक इन दोनों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता है कि हम लोग इसी घर में हैं और बेसमेंट में जाने का वो रास्ता एक तरह का टाइम ट्रैवल है, जिसने हम सभी को समय में 12 घंटे आगे ला दिया है। फ्रैंक दोनों को आगे बताते हुए कहता है कि हम लोग पिछली शाम 8:15 पर यहाँ अंदर आए थे और इस समय सुबह के 8:27 हो रहे हैं। मतलब कि हम सभी अगली सुबह ठीक 12 घंटे बाद 8:15 पर बाहर निकले हैं और तब से अब तक 12 मिनट का समय बीत चुका है। यहाँ एलन फ्रैंक से सवाल करता है कि टाइम ट्रैवल तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि भला कोई इंसान नीचे बेसमेंट में जाने पर ऊपर के फ्लोर में कैसे पहुँच जाता है। पर फ्रैंक एलन की बात का सीधा जवाब ना देकर बाकी बातों में घुमाते हुए बताता है कि इस घर में सिर्फ एक यही खूबी नहीं है, बल्कि एक और जबरदस्त खूबी है। और वो आगे कहता है कि इस घर को खरीदने के लिए कई लोग तैयार खड़े हैं, इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द फैसला करना होगा इस घर को लेना है या फिर नहीं। ये सारी चीजें बताकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैरी एलन से कहती है कि हम लोग घर पहुंचकर आपस में बात करके फैसला करेंगे कि हमें ये घर लेना चाहिए या फिर नहीं। खैर, जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, वैसे ही वो 2 बच्चों को रोड पार करते हुए देखकर कुछ सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद ये सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है और हम जान पाते हैं कि एलन और मैरी ने वो घर खरीद लिया है, जहाँ ये लोग तुरंत ही मूव कर गए हैं। इस घर में पहुँचते ही एलन एक कैट को देखता है और इसे एक पेट की तरह अपने साथ रखने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को उसी टाइम पोर्टल के पास खड़ा देखते हैं। यहाँ सारा सामान ठीक से लग जाने के बाद एलन और मैरी इस नए घर को लेने की खुशी में एंजॉय वगैरह करके सो जाते हैं। अगले दिन एलन अपने बॉस जेरार्ड और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी को अपने नए घर में इनवाइट करता है, जिस दौरान जेरार्ड की नजर उसकी पुरानी कार पर पड़ती है, जिसे अब तक फ्रैंक ने वहाँ से नहीं हटवाया था। और क्योंकि जेरार्ड को कार काफी पसंद थी, तो वो एलन से कहता है कि तुम कार को रिपेयर करवाकर इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। लेकिन एलन को कार का कुछ खास शौक नहीं था, इसलिए वो जेरार्ड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच जेरार्ड की गर्लफ्रेंड जेनी एलन से मैरी के बारे में पूछती है, क्योंकि जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं तब से मैरी इन्हें कहीं नजर नहीं आई। इसके जवाब में एलन कहता है कि मैरी घर के अंदर है और दूसरी साइड हम मैरी को उसी टाइम पोर्टल वाले बेसमेंट से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो दरअसल पिछली रात से ही इसके अंदर थी और अब जाकर वो बाहर निकली है। मैरी बाहर आकर सभी से कहती है कि मैं नहा रही थी। इसके बाद हम सभी को डिनर करता हुआ देखते हैं, जिस दौरान जेनी के जबरदस्ती करने पर जेरार्ड अपना एक सीक्रेट सबके सामने शेयर करता है।
वो बताता है कि मैंने हाल में ही एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का ट्रांसप्लांट करवाया है जिसे मैं अपने स्मार्टफोन के जरिए से आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ जेरार्ड का ये राज जानकर एलन का भी मन करता है कि वो भी इस घर के टाइम पोर्टल के बारे में सबको बताए, लेकिन इससे पहले कि वो जेरार्ड को बताना शुरू करता, मैरी इसकी बात काट देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनके इस राज के बारे में किसी को पता चले। दरअसल जब फ्रैंक मैरी और एलन से ये कह रहा था कि इस घर में टाइम पोर्टल के अलावा एक और भी खूबी है, तो इसने बताया था कि जो भी इस टाइम पोर्टल के जरिए बेसमेंट में जाएगा, हर बार इसकी उम्र 3 दिन और घट जाएगी, मतलब कि वो 3 दिन जवान हो जाएगा। यही वजह थी कि मैरी ने एलन को ये घर खरीदने के लिए फोर्स किया ताकि वो इस पोर्टल के जरिए जवान हो सके। इसके कुछ देर के बाद जब जेरार्ड और जैन अपने घर के लिए निकल जाते हैं तो मैरी एलन से कहती है कि आओ हम दोनों साथ में बेसमेंट में चलते हैं, जिसके जवाब में एलन बोलता है कि मुझे कल ऑफिस जाना है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ एलन के इस तरह मना करने से मैरी गुस्सा होकर अकेले इस पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब एलन ऑफिस के लिए निकलने वाला था तो इस पोर्टल से बाहर जाने वाले रास्ते पर जाकर मैरी को बताता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसे यहाँ लग रहा था कि मैरी को इसकी आवाज सुनाई देगी। इसके बाद जब ऑफिस में एलन किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता है तभी इसके बॉस जेरार्ड की असिस्टेंट इसे आकर कहती है कि जेरार्ड ने इसे अपने कैबिन में तुरंत बुलाया है। इसलिए एलन तुरंत ही जेरार्ड के पास जाता है। जहाँ पहुँचते ही वो जेरार्ड से पूछता है कि आखिर तुमने असिस्टेंट से मुझे बुलवाने के लिए क्यों कहा, जबकि तुम मुझे फोन करके भी बुला सकते थे। जिस पर जेरार्ड एलन से कहता है कि मैं इस असिस्टेंट को कुछ न कुछ काम देकर बिजी रखना चाहता हूँ। जेरार्ड एलन से पूछता है कि तुम मेरे सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट के बारे में क्या सोचते हो, जिसके जवाब में एलन बोलता है कि मुझे ये लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाना तुम्हारा निजी फैसला था, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं कभी भी तुम्हें जज नहीं करूंगा। ये बात जानकर जेरार्ड काफी खुश होता है। उधर दूसरी तरफ 12 घंटे पूरे होते ही मैरी उस बेसमेंट से बाहर निकलती है और फिर से नहाने के बाद वो अपनी जवानी की फोटोज देखने लग जाती है। इसी दौरान इसे एक आइडिया आता है और वो पोर्टल से बाहर आने के रास्ते पर एक शीशा रख देती है ताकि वो जब भी बाहर निकले तो ये देख पाए कि वो कितना जवान हुई है। इसके बाद वो जल्दी से जवान बनने की चाहत में वापस से उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। उसी शाम जेरार्ड जैनी से अपनी और एलन की बातचीत के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एलन की पत्नी मेरे इस ट्रांसप्लांट से कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि इसने ये बात जानने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। दूसरी ओर जब भी मैरी इस पोर्टल से बाहर आती है तो वो देखती है कि एलन ऑफिस से घर वापस आकर सो चुका है। यहाँ इसे अपने पति के लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि वो इस पूरे समय इस पोर्टल में थी। मैरी एलन को किस करके जगाती है और वो इससे पूछती है कि क्या मुझ में कोई फर्क आया है, क्योंकि मैं 3 बार पोर्टल में गई, जिसका मतलब ये है कि मेरी उम्र 3 दिन कम हो चुकी है। जिसके जवाब में एलन बातों को बिल्कुल भी ना घुमाते हुए कहता है कि तुम तो मुझे बिल्कुल पहले जैसे लग रही हो। ये बात जानकर मैरी थोड़ी निराश हो जाती है। ये देखकर एलन उसे कहता है कि आज जब मैं ऑफिस के लिए घर आया तो मैंने देखा कि जो कैट हमने पाली थी वो इस पोर्टल के पास बैठी कुछ इस तरह से बोल रही थी, मानो कि जैसे वो हमें किसी अनहोनी से सावधान करने की कोशिश कर रही हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस पोर्टल को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। यहाँ मैरी एलन की सब बातें सुनकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अकेले रहने के कारण फालतू की कहानियां बनाने लगे हो, और इतना कहने के बाद वो वापस उसी पोर्टल में चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो बाहर निकलकर शीशे में अपना चेहरा देखती है तो इसे कोई भी फर्क नजर नहीं आता। वहीं उधर ऑफिस में एलन जेरार्ड से किसी काम के सिलसिले में बात करने के लिए इसके कैबिन में आता है, जिस पर जेरार्ड ज्यादा ध्यान ना देते हुए इसे अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस पर चलने के लिए कहता है। जहाँ बंदूक में कुछ खराबी होने के कारण शूट करते ही जेरार्ड को एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद रेस्ट रूम में जेरार्ड के चलाने की आवाज सुनकर एलन को थोड़ी सी चिंता होती है, और जब वो दोनों कार में होते हैं तो जेरार्ड एलन को बताता है कि इस बंदूक के झटके की वजह से मेरे ट्रांसप्लांट में कुछ खराबी आ गई है। ये बात सुनकर एलन इसको ट्रांसप्लांट रिपेयर करवाने की सलाह देता है, लेकिन पूरे यूरोप में ये ट्रांसप्लांट कहीं नहीं होता, इसलिए इसे जापान जाना होगा क्योंकि वहीं से जेरार्ड ने ये ट्रांसप्लांट करवाया था। यहाँ एलन की बात मानते हुए जेरार्ड जापान जाकर इसे ठीक करवाने का फैसला करता है। वो एलन से कहता है कि यहाँ का इसका सारा काम वो संभाल ले। साथ ही वो एलन को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम इस चाबी को ले जाकर जैनी को दे देना, अगर इसका मन करे तो इस बीच मेरे घर आकर रह सकती है। यहाँ अपने बॉस की बात मानते हुए एलन जैनी को वो चाबी देने के लिए जाता है, जिसे जब जेरार्ड के जाने के बारे में पता लगता है तो इसे शक होता है कि जेरार्ड किसी दूसरी लड़की के साथ कहीं बाहर गया होगा, और क्योंकि जैनी जेरार्ड की गर्लफ्रेंड है तो वो भी इसी की तरह किसी और के साथ रोमांस कर सकती है। यहाँ जैनी का इशारा एलन की तरफ था, पर क्योंकि एलन एक शादीशुदा आदमी था तो वो चुपचाप वहाँ से जैनी की बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है। दूसरी ओर मैरी इस पोर्टल में कुछ और बार जाने के बाद भी जब इसे अपने चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिखता तो इसे पोर्टल पर थोड़ा सा शक होता है, और वो किचन से एक सड़ा हुआ सेब लेकर वापस इसी पोर्टल में जाती है। यहाँ दरअसल इसका प्लान ये था कि जब वो 12 घंटों के बाद बाहर निकलेगी तब ये फल एकदम ताज़ा हो चुका होगा।
इससे ये चीज साबित हो जाएगी कि ये पोर्टल अपना काम अच्छे से कर रहा है या फिर नहीं। इसके बाद एलन जब घर पहुंचता है तो वहाँ मैरी ने इसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे अब कल मिलूंगी। यहाँ एलन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैरी किस कल की बात कर रही है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा वक्त अब इस बेसमेंट में गुजार रही थी। इसीलिए एलन ये बात मैरी से वॉइस मैसेज के जरिए पूछता है। वहीं अगली शाम जब एलन सो रहा था तो मैरी इसे जगाकर वही सेब दिखाते हुए कहती है कि जब मैं सेब को अपने साथ लेकर गई थी तब ये सड़ा हुआ था, लेकिन अब ये पहले की तरह एकदम ताज़ा हो गया है, जिसका मतलब ये है कि इस टाइम पोर्टल के जरिए से सच में उम्र कम की जा सकती है। इसके जरिए हम दोनों हमेशा जवान बने रहने के साथ अमर भी हो सकते हैं। मैरी एलन से आगे कहती है कि तुम किसी को भी इस घर के राज के बारे में ना बताना, जिस बात पर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास इसके करने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है। यहाँ दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिस दौरान जैसे ही एलन इस सेब को खाने लगता है वैसे ही वो देखता है कि इसके अंदर चूंटियां बड़ी हुई है। इस चीज को देखकर एलन को मैरी की फिक्र होने लगती है और इसलिए वो तुरंत मैरी को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वो डॉक्टर से सवाल करता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान की स्किन के अंदर ढेर सारी चूंटियां बड़ी हों। डॉक्टर ये अजीब सा सवाल सुनकर एलन की तरफ अजीब से देखता है और दोनों को वापस जाना पड़ता है। दरअसल एलन को ये डर था कि कहीं सेब की तरह मैरी भी ऊपर से जवान हो जाए लेकिन अंदर से इसकी उम्र बढ़ती रहे, जिस कारण इसके अंदर से भी वैसे ही चूंटियां निकलें। यहाँ एलन ये बात मैरी से भी शेयर करता है, जो जैसे ही घर पहुंचती है तो एक चाकू लेकर एलन को दिखाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी सोच पर इतना ही यकीन है तो तुम मेरी स्किन को इस चाकू से काटकर अभी चेक कर लो। यहाँ एलन मैरी से पूछता है कि तुम फिर से जवान क्यों होना चाहती हो, जिसके जवाब में मैरी कहती है कि मुझे जवान होकर अपने मॉडल बनने का सपना पूरा करना है, जो मैं पहले नहीं कर पाई थी, वो अब मैं जरूर पूरा करूंगी। और इतना कहकर मैरी सीधा इस पोर्टल में चली जाती है। उधर ऑपरेशन करवाते हुए जेरार्ड एलन को कॉल करके कहता है कि आज जैनी का बर्थडे है, इसीलिए तुम एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जैनी को मेरी तरफ से दे आओ। यहाँ अपने बॉस की बात मानते हुए एलन जैनी के लिए एक पर्स लेता है। दूसरी ओर डॉक्टर जेरार्ड को बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसके इतना कहते ही अचानक से इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे डॉक्टर और जेरार्ड दोनों ही चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एलन की मुलाकात फ्रैंक से होती है, जिसके पास जाकर वो इसे इस पोर्टल के बारे में बताते हुए पूछता है कि क्या कोई इंसान बार बार इस पोर्टल में जाने की वजह से पागल भी हो सकता है। इसके जवाब में फ्रैंक एलन को बताता है कि अगर इस पोर्टल से तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इसे हमेशा के लिए सील कर दो। इसके बाद एलन सीधा जैनी को जेरार्ड की तरफ से गिफ्ट देने के लिए जाता है, तो वो वहाँ जैनी को किसी और के साथ देखकर वापस लौट जाता है। दूसरी ओर बीतते हुए समय के साथ साथ मैरी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और अपना ज्यादातर वक्त वो अब इसी पोर्टल के अंदर बिताने लगी थी। इसी बीच इसकी हालत देखकर एलन इसी पोर्टल को सील करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मैरी इसे ऐसा नहीं करने देती। इसी दौरान जापान से जेरार्ड भी ट्रांसप्लांट करवाकर वापस आ चुका था। इसके साथ इसकी एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके साथ वो जल्द ही शादी कर लेता है। लेकिन एक दिन जब जेरार्ड की पत्नी इसकी असिस्टेंट के साथ रोमांस करते हुए इसे पकड़ लेती है तो इनका तलाक हो जाता है। और जब एक दिन जेरार्ड कार से कहीं दूर जा रहा होता है तो अचानक इसके ट्रांसप्लांट में आग लगने के कारण इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। वहीं कुछ सालों के बाद लगातार पोर्टल में जाते रहने के कारण मैरी की उम्र घटकर 20 साल तक हो जाती है और वो मॉडलिंग करने लग जाती है। लेकिन एक दिन फोटोशूट के दौरान एक आदमी इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो वो मॉडलिंग करना छोड़ देती है। लेकिन अब भी वो लगातार इस पोर्टल में जा रही थी, जिसके कारण इसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है और ना चाहते हुए भी एलन को इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। और इसके जाते ही एलन इस पोर्टल को हमेशा के लिए सील कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में मैरी एक ग्लास के कांच के जरिए से अपनी नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिस दौरान इसे पता चलता है कि सच में इस सेब की तरह वो भी अंदर से सड़ती जा रही थी, जिसमें से चूंटियां भी बाहर निकल रही थी। मगर अब तक मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।